बर्फ, हिम, सिहरन भरी हवाएं और जमी हुई वीरानियां। एक सफेद मौन जो क्षितिज से क्षितिज तक फैला हुआ था। यह है हमारी पृथ्वी। 2.4 अरब साल पहले प्रोटेरोजोइक युग की शुरुआत में पूरी दुनिया एक वैश्विक हिमयुग में प्रवेश कर गई, जब भूमध्य रेखा के क्षेत्र तक बर्फ से ढक गए थे। इस वैश्विक हिम जमाव को ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन कहा जाता है। यह लगभग 2.1 अरब साल तक चला और माना जाता है कि इसे कई लगातार होने वाले कारकों की श्रृंखला ने जन्म दिया। जैसा कि हम जानते हैं, 2.4 अरब साल पहले तक प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया ने हमारे ग्रह के वायुमंडल को ऑक्सीजन से समृद्ध कर दिया था, जिससे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ। हालांकि इस ऑक्सीजन समृद्धि ने अंततः जटिल जीवन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी थी। इसने संभवतः पृथ्वी के पहले मास एक्सटिंक्शन को जन्म दिया। उस समय पृथ्वी पर रहने वाले अधिकांश सूक्ष्मजीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली गैस के समान था। लेकिन इस घटना का सबसे नाटकीय परिणाम यह था कि ऑक्सीजन ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की जगह ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो हमारी पृथ्वी को गर्म रखने के लिए जानी जाती है, अचानक बेहद कम हो गई। और मीथेन, जो हेडियन युग से अब तक वायुमंडल पर हावी थी और कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस थी, आज के समय की तरह केवल अत्यल्प मात्रा में सिमट गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने का एक प्रमुख कारण था पहले विशाल महाद्वीप का निर्माण, केनोलैंड सुपरकॉन्टिनेंट। जब यह विशाल भूभाग वायुमंडल के संपर्क में आया, बारिश की बूंदों में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानी सतह पर गिरी और धीरे धीरे तलछटों में फंसकर कैद हो गई। इस तरह यह गैस वायुमंडल से खींच ली गई और बाहर निकल गई। जब वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें कम हो गईं, तो धरती का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा और फिर ध्रुवीय क्षेत्रों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ की चादरें जमने लगीं। जैसे जैसे बर्फ फैलती गई, वैसे वैसे एल्बिडो इफेक्ट सक्रिय होने लगा। चमकते हुए हिमनद और बर्फ से ढकी जमीनें सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करने लगी और वायुमंडल में गर्मी जमा होना रुक गया। सूरज की गर्मी परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली गई और पृथ्वी और भी ठंडी होती चली गई। देखते ही देखते विशाल ग्लेशियर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से बढ़ते हुए भूमध्य रेखा तक पहुंच गए। यह पहली बार नहीं था जब पृथ्वी पर हिमयुग आया हो। करीब 2.9 अरब साल पहले पोंगोला ग्लेशिएशन हुआ था, लेकिन वह इतना भयानक नहीं था जितना अब होने वाला था, क्योंकि पहली बार पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर में ढक गई थी। यह था स्नोबॉल अर्थ। और हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे जीवन स्वयं भी एक कारण बना। यह वह समय था जब पृथ्वी पर लगातार करोड़ों साल तक भीषण हिमयुग छाए रहे। बर्फीले ग्लेशियर आगे बढ़ते और पीछे हटते रहे, पूरे 300 मिलियन वर्षों तक। इनमें से सबसे लंबा हिमयुग 100 मिलियन वर्षों तक चला। लेकिन सवाल ये है, इतनी भयानक ठंड और जमी हुई पृथ्वी पर आखिर जीवन ने इस विनाशकारी आपदा से कैसे बचकर अपनी कहानी आगे बढ़ाई? भले ही उस समय पृथ्वी लगभग पूरी तरह बर्फ से जमी हुई थी, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां बर्फ नहीं थी। ये क्षेत्र बने थे जियोथर्मल वेंट्स और गर्म मैदानों के पास, जहां से निकलने वाली गर्मी आसपास की बर्फ को पिघला देती थी। ठीक वैसे ही जैसे आज हम आइसलैंड और अंटार्कटिका में देखते हैं। ऐसी ही जगहें जीवन के लिए आश्रय बनी, जहां उसने न सिर्फ बचकर दिखाया, बल्कि आगे बढ़कर पनपना भी शुरू किया। कुछ सूक्ष्मजीव शायद सबग्लेशियल झीलों में जीवित रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज अंटार्कटिका की लेक वॉस्टॉक में रहते हैं। कुछ ने बर्फ में जमी हुई हवा की बुलबुलियों में जीवन पाया और कुछ ने बसेरा किया उन क्रायोकोनाइट होल्स में, जहां खनिज धूल और ज्वालामुखीय राख के जमा होने से बर्फ पिघलकर छोटे छोटे जलाशय बनाती थी।
आज भी ऐसे छिद्र आधुनिक ग्लेशियरों में पाए जाते हैं। और यही थे वे गुप्त ठिकाने जहां जीवन ने अपने अस्तित्व की लौ जलाए रखी। पृथ्वी करीब 2.1 अरब सालों तक जमी रही, पूरी तरह बर्फ की गिरफ्त में। लेकिन फिर अचानक उसने इस स्नोबॉल स्टेट से खुद को आजाद कर लिया। सवाल ये है, आखिर किस शक्ति ने हमारी धरती को इस जमी हुई कैद से छुड़ाया? क्या ये प्रकृति का कोई अद्भुत संतुलन था, या फिर जीवन की ही ताकत? इस रहस्य का पहला उत्तर है ज्वालामुखी। पूरे हिमयुग के दौरान ये लगातार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते रहे। धीरे धीरे इन गैसों की इतनी मात्रा जमा हो गई कि उन्होंने फिर से धरती को गर्म रखना शुरू कर दिया, और इसी तरह पृथ्वी ने अपनी बर्फीली कैद से मुक्ति पाई। दूसरा उत्तर छिपा है हमारी किस्मत में, यानी सूर्य से हमारी सही दूरी पर। अगर पृथ्वी जरा भी और दूर होती तो शायद आज तक जमी रहती बर्फ में, और दिखती कुछ अलग नहीं बल्कि ठंडी और बंजर मंगल जैसी। करीब 2.2 अरब साल पहले पृथ्वी एक अनोखे दौर में दाखिल हुई। इसे लोमागुंडी एक्सकर्शन कहा जाता है। उस समय महासागरों और वातावरण में ऑक्सीजन की भरमार थी, लेकिन ऐसे जीव मौजूद नहीं थे जो इसे उपयोग या सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सके। लगभग 200 मिलियन साल तक हालात ऐसे ही बने रहे, जब तक कि पहले ऐसे जीव नहीं आ गए जो ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग कर सकते थे। ये जीव सबसे पहले यूकैरियोट्स थे। जहां पहले के प्रोकैरियोट्स की संरचना बहुत सरल थी और उनके जीन कोशिका की भित्तियों के भीतर साइटोप्लाज्म में तैरते रहते थे, वहीं यूकैरियोट्स ने अपना डीएनए कोशिका के बीच स्थित न्यूक्लियस में व्यवस्थित रूप से रखा। इसके अलावा उनके पास महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स होते थे जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करते थे। शुरुआती यूकैरियोट्स भले ही एकल कोशिकीय थे, लेकिन आकार में वे प्रोकैरियोट्स की कोशिकाओं से लगभग 10 गुना बड़े थे। माना जाता है कि सबसे शुरुआती यूकैरियोट्स कम से कम 1.9 बिलियन साल पहले अस्तित्व में थे, जबकि ज्ञात सबसे पुराने यूकैरियोटिक जीवाश्म लगभग 1.8 बिलियन साल पुराने चट्टानों में पाए गए हैं। ये सबसे पुराने यूकैरियोट्स एक रहस्यमय सूक्ष्म जीवाश्म समूह से संबंधित हैं, जिन्हें मिलकर एक्रोटॉग्स कहा जाता है, जिसका ग्रीक में अर्थ है अज्ञात मूल। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सबसे पहले अस्तित्व में आए एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल थे, या प्रोटेरोजोइक महासागरों के पहले फाइटोप्लैंक्टन। हालांकि एक्रोटाचेस बहुत छोटे जीव थे, जिनका आकार 0.15 मिलीमीटर से भी कम था, फिर भी ये प्रोकैरियोटिक जीवन के मुकाबले विशाल थे। कुछ यूकैरियोटिक एक्रोटाचेस जैसे डिक्टियोस्फेरा गोल और चिकनी सतह वाले थे, जबकि अन्य जैसे चियोस्फेराइडियम छोटे छोटे कांटों या संरचनाओं से ढके हुए थे। यहाँ तक कि 1.6 बिलियन साल पुराना एक कांटेदार एक्रोटाच भी मिला है, जिसे तपनिया कहा जाता है, और इसकी संरचना इस बात का संकेत देती है कि यह फंगस से संबंधित हो सकता है। कम से कम 1.87 बिलियन साल पहले, और शायद इससे भी 200 मिलियन साल पहले, जीवाश्म रिकॉर्ड में एक विचित्र जीव ग्रेपैनिया स्पाइरलिस प्रकट होता है। उस समय महासागरों में मौजूद किसी भी जीव से अलग यह पतली नली जैसी आकृति वाला ग्रेपैनिया कई सेंटीमीटर लंबा था, और इसलिए इसे नग्न आंख से देखा जा सकता था। यह पानी में रहता था और संभवतः एक सिरा समुद्र तल की तलछट से जुड़ा रहता था। वैज्ञानिक आज भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि ग्रेपैनिया वास्तव में क्या था। कुछ इसे प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया की उपनिवेश या श्रृंखला मानते हैं, जबकि अन्य इसे प्रारंभिक सच्चा यूकैरियोटिक शैवाल मानते हैं। यह रहस्यमय जीव लगभग 1.2 बिलियन साल तक जीवित रहा और लगभग पूरे प्रोटेरोजोइक युग तक अपने स्वरूप में बिना किसी बड़े बदलाव के बना रहा। जहां वैज्ञानिक ग्रेपैनिया को लेकर अभी भी उलझन में हैं, वहीं एक और रहस्यमय जीव है जो समयरेखा पर पूरी तरह से असामान्य लगता है। मिलिए डेस्कैग्मा बुटाने से
दक्षिण अफ्रीका में पाए गए 2.2 बिलियन साल पुराने एक बेहद समस्याग्रस्त जीवाश्म से। इसका आकार छोटा था, लगभग 0.3 से 1.8 मिलीमीटर, और यह एक छोटे बर्तन जैसे आकार का था जिसकी ऊपरी तरफ खुला हिस्सा था। लेकिन डेस्कैग्मा की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह जमीन पर रहता था। इसके छोटे जीवाश्म प्राचीन मिट्टी की सतह पर धागों से जुड़े हुए पाए गए, जो आधुनिक कवक, फंजाई के समान दिखाई देते हैं। समस्या यह है कि यह जीवाश्म रिकॉर्ड में किसी भी ज्ञात यूकैरियोटिक जीव से बहुत पहले प्रकट होता है। इसलिए डेस्कैग्मा संभवतः पौधा, जीव या कवक नहीं था, बल्कि कुछ सरल जीव रहा होगा, शायद प्रोकैरियोटिक। यदि ऐसा नहीं है, तो यूकैरियोट्स के उद्भव को कम से कम 300 मिलियन साल पीछे धकेलना होगा। फिर भी प्रोटेरोजोइक युग के पहले हिस्से के दौरान कहीं सबसे शुरुआती यूकैरियोट्स प्रकट हुए, जिसने बहुकोशिकीय जीवन की शुरुआत को चिह्नित किया। यहीं से 3 नए जैविक राज्य पौधे, कवक और जीव जंतु उत्पन्न हुए, जो सभी यूकैरियोट्स के रूप हैं। अगर हम 1.8 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखें, तो हमें सभी महाद्वीपों के मिलकर बने एक सुपर कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे, जिसे कोलंबिया या नुना कहा जाता है। यह लगभग 1.82 से 1.35 बिलियन साल पहले तक अस्तित्व में रहा, और फिर जैसे हर सुपर कॉन्टिनेंट होता है, यह भी टूट गया। उस समय धरती का दृश्य शायद लाल रंग का दिखता होगा, जैसे मंगल ग्रह की सतह, लेकिन पृथ्वी पर यह नीले महासागरों से घिरी हुई थी और सफेद, घुमावदार बादलों की परत से ढकी हुई थी। जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन फैलने लगी, मिट्टियों में जंग लगने लगी। ऑक्सीजन से सक्रिय होने वाली यह मौसमीय प्रक्रिया ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों को क्षय करने लगी, जिनमें लोहे की उपस्थिति थी, और इन्हें जंग लगी लाल मिट्टी में बदल दिया। लगभग 1.8 बिलियन से 800 मिलियन साल पहले तक पृथ्वी पर जीवन लगभग स्थिर था। कोई जटिल जीव उत्पन्न नहीं हुआ और न ही कोई बड़े आपदाएं या जलवायु में अचानक बदलाव हुए। पृथ्वी का इतिहास इस पूरे अरब साल के लिए नीरस और स्थिर रहा। वैज्ञानिक इस समय को बोरिंग बिलियन यानी नीरस अरब कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस लगातार और उबाऊ स्थिरता का कारण क्या था? और क्या सच में इतने लंबे समय तक कुछ भी रोचक नहीं हुआ? वास्तव में जीवन पहले से ही ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम था। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले साइनोबैक्टीरिया मौजूद थे। लेकिन किसी कारणवश वातावरण और महासागर में इतना ऑक्सीजन नहीं था कि कोई जटिल जीवन का समर्थन किया जा सके। कुछ ऐसा था जो ऑक्सीजन के स्तर को लगातार बहुत कम बनाए रख रहा था। इस समय ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले जीव सल्फर उपयोग करने वाले जीवों के साथ सहअस्तित्व में थे और उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जैसे हरे और बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया और मेथेनजन, मेथनोजेंस, आर्किया जो मीथेन का उत्पादन करते थे। इनमें से कोई भी जीव ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करता था। बोरिंग बिलियन के दौरान महासागर परतों में विभाजित थे। सतही परत केवल 3 से 6 मीटर गहरी थी, ऑक्सीजन युक्त थी और इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले एकल कोशिकीय हरे शैवाल रहते थे, जिनमें एक्रिटॉक्स भी शामिल थे। इस साफ सतही परत के नीचे समुद्र के तल तक पानी पूरी तरह से ऑक्सीजनहीन, एनॉक्सिक था और इसमें बैंगनी सल्फर सूक्ष्मजीव और मेथेनजन रहते थे। बोरिंग बिलियन के अंत की ओर, जब ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव अंततः सल्फर उपयोग करने वाले बैक्टीरिया और मीथेन उत्पादक आर्किया से अधिक संख्या में हो गए, तो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा और इसने जटिल जीवन रूपों के उद्भव का रास्ता तैयार किया। करीब 1 बिलियन साल पहले बैंजियोमोर्फा नामक एक लाल शैवाल कनाडाई आर्कटिक में जीवाश्म रिकॉर्ड में प्रकट होता है। अपने प्राचीन होने के बावजूद यह आधुनिक लाल शैवाल बंगिया के समान दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि बैंजियोमोर्फा, जो करीब 1 बिलियन साल पहले समुद्र की उथली तलछट में रहती थी, में पुरुष और महिला स्पोर्स पाए जाते थे, जिससे यह ज्ञात सबसे पहला यौन प्रजनन करने वाला जीव बन गया। साल 2020 में चीनी वैज्ञानिकों ने एक विचित्र जीवाश्मित हरा शैवाल प्रोटेरोक्लेडस एंटिकस की खोज की, जो 1 बिलियन साल पुराने चट्टानों से मिला। इसका आकार केवल 2 मिलीमीटर था, लेकिन महत्व में अत्यंत बड़ा था।
यह शायद अब तक मिला सबसे पुराना जीवाश्मित हरा पौधा हो सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा, बोरिंग बिलियन ऐसा समय था जब कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और शायद यह समय इतना नीरस भी नहीं था। जब यह आधिकारिक रूप से लगभग 800 मिलियन साल पहले समाप्त हुआ, तब महाद्वीप फिर से एक सुपरकॉन्टिनेंट में जुड़े, जिसे रोडिनिया कहा गया। इसका नाम रूसी क्रिया टू गिव बर्थ से लिया गया है, और इसे मोरोविया महासागर ने घेरा हुआ था, जिसका नाम रूसी शब्द मीर से लिया गया है, जिसका अर्थ है विश्व। पृथ्वी पर अभी भी कोई जटिल जीवन नहीं था। केवल बैक्टीरियल मैट्स पानी के स्रोतों और नम स्थानों के आसपास फैले हुए थे, लेकिन महासागर में हालात बिल्कुल अलग थे। जहां बैक्टीरियल मैट्स स्ट्रोमेटोलाइट्स के ढेरों और स्तंभों के बीच नरम और रंगीन कालीन की तरह समुद्र तल को ढकते थे, वहीं पानी के स्तंभ में सूक्ष्म जीव रहते थे, और समुद्र तल के बड़े हिस्सों में कैल्प जैसी समुद्री शैवाल फैली हुई थी। संभावना है कि पहले जीव जंतु इसी समय प्रकट हुए, और वे एकल कोशिकीय प्रोटिस्ट्स के रूप में थे, जिन्हें चोआनोफ्लैजेलेट्स कहा जाता है। ये जीव छोटे थैले जैसे दिखते हैं, जिनके चारों ओर एक कॉलर होता है और इसके साथ एक धागे जैसी संरचना होती है, जिसे फ्लैजेलम कहते हैं। जब यह फ्लैजेलम हिलता है, तो यह पानी को कॉलर के माध्यम से खींचता है, जहां सभी भोजन कण इकट्ठा हो जाते हैं। चोआनोफ्लैजेलेट्स को उपनिवेश बनाने के लिए जाना जाता है, जहां नवजात कोशिकाएं अलग तैरती नहीं बल्कि दूसरों के साथ रहती हैं। सहयोग के माध्यम से ये अपने फ्लैजेलम का उपयोग करके एक शक्तिशाली फिल्टरिंग सिस्टम बनाते हैं। किसी समय अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने लगीं। कुछ भोजन के लिए जिम्मेदार थीं, जबकि अन्य बाहरी सुरक्षा परत बनाती थी। इसी प्रक्रिया से सच्चे मेटाजोएंस का उद्भव हुआ। विश्वास किया जाता है कि स्पंज पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले जीव जंतु थे। वास्तव में सबसे पुराने जीवाश्म एक स्पंज जैसे जीव से संबंधित हैं, जिसे नामीबिया में खोजा गया, और यह लगभग 760 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। इसे नाम दिया गया ओटाविया एंटिक्वा। आकार में यह आधा मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक था। ओटाविया शैवाल और बैक्टीरिया पर जीवित रहता था, इन्हें अपने छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से केंद्रीय शरीर गुफा में खींचता था, जहां भोजन को संसाधित किया जाता था। ये जीव जंतु संभवतः उपनिवेशों में रहते थे, समुद्र तल पर शैवाल के बीच बैठकर पानी को फिल्टर करके भोजन प्राप्त करते थे। लगभग 720 मिलियन साल पहले पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी। वास्तव में कम से कम 2 और हिमयुग ग्लेशिएशंस हुए, और संभवतः हमारा ग्रह फिर से एक विशाल स्नोबॉल बन गया। माना जाता है कि इन हिमयुगों का कारण वही कारक थे जिन्होंने हुरोनियन घटना को जन्म दिया था, वातावरण में ऑक्सीजन का बढ़ना और रासायनिक क्षरण केमिकल वेदरिंग, जब रोडिनिया सुपरकॉन्टिनेंट टूटने लगा। इन दोनों प्रक्रियाओं ने वातावरण से कोदो को कम कर दिया, जिससे तापमान गिर गया। यह आइस एज लगभग 85 मिलियन साल तक चला, यानी 635 मिलियन साल पहले तक, और इसे पूरा समयकाल क्रायोजीनियम नाम दिया गया। अंततः ज्वालामुखियों ने वातावरण में कोदो फिर से भर दिया और वैश्विक हिमावरण को पिघलाया, जिससे जलवायु सामान्य हो गई। उसके बाद से पृथ्वी ने कभी भी प्रोटेरोजोइक समय जैसा गंभीर हिमयुग नहीं देखा। लगभग 620 मिलियन साल पहले पृथ्वी के अधिकांश भूभाग दक्षिणी गोलार्ध में एकत्रित होकर एक और सुपरकॉन्टिनेंट बने, जिसे पैनोशिया कहा जाता है। इसका निर्माण एक और हिमयुग के साथ हुआ, जिसे गैस्कियस ग्लेशिएशन कहा जाता है, लेकिन यह केवल 3,40,000 साल तक चला और पिछले हिमयुगों जितना गंभीर नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पृथ्वी ने मुश्किल से एक और स्नोबॉल अवस्था से खुद को बचा लिया। प्रोटेरोजोइक युग के अंतिम 94 मिलियन सालों को एडियाक्रन काल कहा जाता है, और यही वह समय था जब वास्तव में अजीब और लगभग एलियन जैसे जीव प्रकट हुए। लगभग 570 मिलियन साल पहले आज के न्यूफाउंडलैंड, कनाडा में समुद्र की सतह से 1 किलोमीटर नीचे अंधेरे समुद्र तल पर पहली बार बड़े और जटिल बहुकोशिकीय जीव दिखाई दिए। पहला था फ्रैक्टोफ्यूसिस नामक धुरी के आकार वाले जीव, जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक थी,
मुलायम माइक्रोबियल मैट्स पर पड़े रहते थे और अपने बच्चों से स्टोलन जैसी तंतुओं द्वारा जुड़े होते थे। दूसरा था ब्रेडकटिया, पत्ता गोभी जैसी आकृति वाले जीव, लगभग 20 सेंटीमीटर तक बढ़ते थे और समुद्र तल से एक गोलाकार आधार बल्बस होल्डफास्ट द्वारा जुड़े रहते थे, जिसके केंद्र से पत्ती जैसे कई पंखुड़ी आकार निकलते थे। तीसरे थे चर्निया मसोनी की पत्तीनुमा संरचनाएं बड़े पंखों जैसी लगती थीं, जो पानी की धाराओं में आगे पीछे झूलती थीं और 60 सेंटीमीटर तक लंबी होती थीं, जबकि ट्रेपासिया नामक जीव 2 मीटर ऊंचे होकर इस गहरे समुद्री बगीचे पर हावी रहते थे। इन सभी जीवों को मिलाकर रेंजियोमॉर्फ्स कहा जाता है और इनकी विशेषता इनकी असामान्य संरचना थी, जो आज के किसी भी जीव में नहीं पाई जाती। इनके शरीर फ्रैक्टल मॉड्यूल्स में बंटे होते थे, जिनकी 4 परतें लगातार छोटी होती जाती थीं। प्रत्येक मॉड्यूल छोटे छोटे हिस्सों से बना होता था, जो पूरे जीव की तरह ही दिखते थे। वैज्ञानिक अब तक यह तय करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि ये जीव वास्तव में क्या ये लाइकेन थे, जानवर, कवक, फंजाई क्या थे, या फिर विशाल एक कोशिकीय जीव। या हो सकता है कि ये जीवन का कोई ऐसा रूप रहे हों जो बहुत पहले विलुप्त हो चुका है और जिसे एक अलग, अब लुप्त हो चुके राज्य में रखा जाना चाहिए। हालांकि बहस अभी भी जारी है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि रेंजियोमॉर्फ्स पौधे नहीं थे। भले ही वे देखने में पौधों जैसे लगते हों, परंतु पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, जबकि ये जीव तो समुद्र की गहराई में इतने नीचे रहते थे कि वहां तक प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता था। एक और बड़ा प्रश्न यह है कि ये जीव किस प्रकार और किस पर भोजन करते थे। सामान्य धारणा यह है कि ये जीव ऑस्मोट्रॉफिक फीडिंग करते थे, अर्थात पानी में घुले हुए ऑर्गेनिक कार्बन को धीरे धीरे अपनी सतह से अवशोषित कर लेते थे। शायद यही कारण था कि रेंजियोमॉर्फ्स का शरीर फ्रैक्टल ग्रोथ से बढ़ता था, ताकि उसकी सतह का क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो और वह पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में सोख सके। लगभग 56 करोड़ वर्ष पहले हमें अब भी रेंजियोमॉर्फ्स जैसे चर्निया और छेलों वाले रंगिया मिलते हैं, लेकिन इनके साथ ही जीवाश्म अभिलेखों फॉसिल रिकॉर्ड में एकदम नए और अजीब जीवों का प्रकट होना शुरू होता है। ये जीव ऐसे दिखते थे मानो पैनकेक जैसी चपटी संरचनाएं हों, जो सूक्ष्म जीवों की परतों के ऊपर लेटी रहती थीं और संभवतः उन्हीं पर भोजन करती थीं। इस समूह को एडियाक्रन बायोटा का हिस्सा माना गया है और इसका नाम दिया गया है प्रोआर्टिकुलेट्स। इनके जीवाश्म ज्यादातर उत्तर पश्चिमी रूस और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन उथले समुद्री क्षेत्रों में पाए गए हैं। प्रोआर्टिकुलेट्स समूह के 2 सबसे प्रसिद्ध जीव हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा यौगिया और इसका बड़ा संबंधी 1 मीटर लंबा डिकिंसोनिया। इन जीवों का शरीर 2 कतारों में बने नलिकाओं या आइसोमर्स से बना था, जो इनके केंद्रीय अक्ष से दोनों ओर फैलते थे। लेकिन इन जीवों की सबसे उलझन भरी विशेषता यह है कि इनमें न तो मुख था, न ही आंत। साथ ही इनमें कोई बाहरी संवेदी या प्रजनन अंग भी नहीं पाए गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोआर्टिकुलेट्स समुद्र की तली पर घूमने में सक्षम थे, ताकि उन्हें नए भोजन स्रोत मिल सके। उदाहरण के लिए, जब डिकिंसोनिया अपने शरीर के नीचे मौजूद पूरे सूक्ष्मजीवी कालीन माइक्रोबियल मैट को अवशोषित कर लेता था, तो यह दूसरी जगह चला जाता था ताकि भोजन जारी रख सके। दरअसल डिकिंसोनिया और यौगिया के जीवाश्मों में ऐसे कई एक ही जीव के बार बार छपे हुए निशान मिले हैं, जो इनके चलने फिरने की क्षमता का प्रमाण देते हैं। इसके अलावा हाल ही में वैज्ञानिकों ने डिकिंसोनिया के जीवाश्मों से लिपिड बायोमार्कर निकाले और एक चौंकाने वाली खोज की, उनमें कोलेस्ट्रॉल पाया गया। इसका मतलब हो सकता है कि ये जीव वास्तव में प्राचीन जानवर थे। हालांकि डिकिंसोनिया और उसके संबंधियों की श्रेणीकरण अब भी विवाद का विषय है, लेकिन एडियाक्रन काल का एक और जीव था किम्बेरेला, जिसके बारे में वैज्ञानिक अपेक्षाकृत अधिक सहमत हैं। जीवाश्मों के निशानों से संकेत मिलता है कि यह जीव गतिशील था। इसका शरीर द्विपार्श्वीय सममिति वाला था और संभव है कि इसके पास एक दांतों जैसी संरचना वाला आहार अंग भी था, जो आधुनिक मोलस्क्स के समान था। इसी कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि किम्बेरेला एक द्विपार्श्वीय जंतु था, संभवतः एक प्रारंभिक मोलस्क जो समुद्र की तली पर उगने वाले सूक्ष्मजीवी कालीन को वैसे ही चरता था जैसे आज की
स्नेल्स करती हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली खोज जो यह दर्शाती है कि आधुनिक जंतुओं से मिलते जुलते पहले जीव कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले ही एडियाक्रन काल में प्रकट हुए थे, वर्ष 2020 में हुई। एडियाक्रन काल के दूसरे हिस्से के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसे जीवाश्म प्रमाण मिले जो बिलों के रूप में दिखाई देते हैं। समय के साथ ये बिल और अधिक जटिल होते गए और निश्चय ही इन्हें कीड़े जैसे जंतुओं ने बनाया होगा। लेकिन लंबे समय तक इन बिल बनाने वालों का वास्तविक स्वरूप अज्ञात रहा। आखिरकार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की चट्टानों में 555 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म खोजे गए। ये एक छोटे कीड़े जैसे जीव के थे जिसे नाम दिया गया इकारिया वरुत्ती। यह जीव अन्य रहस्यमयी एडियाक्रन जीवों के बीच रहता था और अपने बिल बनाता था। लेकिन इकारिया कुछ अलग था, यह हमें बहुत अधिक परिचित प्रतीत होता है। भले ही यह जीव केवल कुछ मिलीमीटर लंबा था, न तो सुंदर था और न ही प्रभावशाली, फिर भी इसकी महत्ता को कम करके आंकना कठिन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इकारिया जैसे जंतु ही वे पहले जीव थे जो ठीक उसी समय उभरे जब जीवन ने तेजी से विविधता पाना शुरू किया, यानी कि वही समय जब आगे चलकर कीड़े, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स और यहाँ तक कि कशेरुकी जंतु भी विकसित हुए। पृथ्वी की 4 अरब वर्ष लंबी यात्रा जीवन की आज की अद्भुत विविधता के लिए एक अनिवार्य तैयारी थी। प्रोटेरोजोइक युग के समाप्त होने के बाद जीवन सचमुच अनेक रूपों और आकृतियों में फट पड़ा। अगले 540 मिलियन वर्षों के दौरान, जिसे फेनरोजोइक युग कहा जाता है, जीवन ने हर संभव पारिस्थितिक वातावरण को अपना लिया, विस्तृत महासागरों से लेकर धरती तक। और इसी दौरान जीवन ने स्वयं पृथ्वी को बदल दिया, इस प्राचीन ग्रह को उस जगह में रूपांतरित कर दिया जिसे हम आज अपना घर कहते हैं।